हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉप 10 वीकली डिफेंस अपडेट के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे इस वीक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 10 डिफेंस अपडेट्स। नंबर 10, अमसीपोरा फर्जी मुठभेड़ में कैप्टन को आजीवन कारावास। सेना की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले के अमसीपोरा में 2020 में 3 लोगों के फर्जी इनकाउंटर में शामिल कैप्टन को आजीवन कारावास की सिफारिश की है। हालांकि सीनियर सैन्य अधिकारियों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद की सजा को अंतिम रूप दिया जाएगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद कैप्टन भूपेंद्र सिंह का कोर्ट मार्शल किया गया है और बाद में सबूतों में पाया गया कि उनकी कमान के तहत सैनिक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत मिली शक्तियों का गलत उपयोग किया गया था। सेना ने जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 1 साल से कम समय में पूरी की है। अब कैप्टन को सजा सुनाने के मामले में आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। भारतीय सेना नैतिक ऑपरेशन के सिद्धांत पर दृढ़ है और मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहारों के मामलों के प्रति जीरो सहिष्णु है। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में फर्जी मुठभेड़ में राजौरी के 3 लोगों को आतंकी करार देकर उनकी हत्या करने के मामले में मृतकों के परिवारों और लोगों के विरोध जताने के बाद सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर कैप्टन को दोषी पाया गया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी व समरी ऑफ एविडेंस में इसकी पुष्टि हुई थी कि भूपेंद्र सिंह ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफस्पा के तहत मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया था। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद व मोहम्मद इबरार की 18 जुलाई 2020 को शोपिया जिले के अमसीपोरा में आतंकी करार देकर उन्हें मुठभेड़ में मार दिया गया था। मामले के तुल पकड़ने के बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के निर्देश दिए थे। इसमें प्रथम दृष्टया सबूत पाए गए थे कि कार्यवाही करते समय कैप्टन ने सभी हदें पार कर दी थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी व समरी ऑफ एविडेंस की प्रक्रिया दिसंबर 2020 में पूरी हुई थी। इस संबंध में सेना ने बयान जारी कर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी होने की पुष्टि भी की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मामले में एसआईटी का गठन कर मारे गए तीनों लोगों के राजौरी निवासी होने की पुष्टि के साथ ही कैप्टन पर फर्जी मुठभेड़ मामले में सेना व पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन देने का आरोप लगाया था। यह भी कहा था कि फर्जी मुठभेड़ इनाम के लिए की गई थी। आपको बता दें कि आधिकारिक डेटा के मुताबिक सरकार को 2017 और जुलाई 2022 के बीच सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा कथित तौर पर किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में 116 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 108 सेना के खिलाफ थी। 2020 में सेना ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले को संभालने के लिए अपने मुख्यालय में एक मानवाधिकार सेल की स्थापना की। नंबर 9, ब्रिटेन ने यूक्रेन को गोला बारूद भेजने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौते पर किए हस्ताक्षर। ब्रिटेन ने यूक्रेन को गोला बारूद भेजने के लिए पाकिस्तान के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में अर्टिलरी रॉकेट जैसी चीजें भेजना जाना शामिल है। ये पहला मौका नहीं है जब रूस के साथ पिछले 1 साल से जारी युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार पहुंचाने में पाकिस्तान का नाम सामने आया हो। इससे पहले ब्रिटेन ने एक एयर ब्रिज के जरिए यूक्रेन को हथियार भेजे थे और पाकिस्तान उसका हिस्सा बना था। दी इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ये करार पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया है। इसके तहत फरवरी महीने में 162 कंटेनरों की खेप कराची पोर्ट से जर्मनी के रास्ते यूक्रेन पहुंचाई गई है। ये खेप कराची बंदरगाह से MV ज्यूस जहाज के माध्यम से जर्मनी के एमडेन बंदरगाह भेजी गई थी। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटेन ने एक एयर ब्रिज के जरिए उसे हथियार और गोला बारूद पहुंचाए थे। एयर ब्रिज से आशय उन देश के हवाई क्षेत्रों से होकर गुजरना है जहां जोखिम अपेक्षाकृत कम हो। ब्रिटेन ने यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार पहुंचाने के लिए एयर ब्रिज के जरिए पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय कहे जाने वाले रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल किया था। 6 से 15 अगस्त के बीच ईरान और अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से बसते हुए पश्चिम एशियाई हवाई क्षेत्र में ब्रिटनी एयरफोर्स के विमान C-17A ग्लोबमास्टर 3 ने कई उड़ानें भरी थी। नंबर 1, खुफिया एजेंसियों ने जारी की एडवाइजरी, सैनिक और उनके परिवार चीनी मोबाइल का न करें इस्तेमाल। चीन से लगी सीमा LAC पर तनाव के बीच खुफिया एजेंसियों ने एक एडवाइजरी में कहा है कि देश के सैनिक चीनी मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। सैनिकों के परिवार के सदस्यों को भी चीनी फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए सभी रक्षा यूनिट्स और फॉर्मेशन को अपने अपने कर्मियों को आगाह करने के लिए भी कहा गया है। यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन में मालवेयर और स्पाईवेयर पाए जाने के मामले सामने आए हैं। खुफिया एजेंसियों ने परामर्श के साथ ऐसे मोबाइल फोन की सूची भी दी है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इनमें से इन चीनी कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं Vivo, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Honor, Realme, ZTE, Xiaomi, Asus और Infinix। पहले भी जासूसी एजेंसियां चीनी मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के खिलाफ बहुत एक्टिव रही हैं। कई चीनी ऐप्स सैन्य कर्मियों के फोन से हटा दिए गए थे। रक्षा बलों ने अपने उपकरणों पर चीनी मोबाइल फोन और एप्लीकेशंस का उपयोग करना भी बंद कर दिया है। नंबर 7, यूएन में तुर्की ने एक बार फिर कश्मीर के मामले में दिया पाकिस्तान का साथ। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। तुर्की ने भारत की मदद के लिए आभार भी जताया था, लेकिन वो पाकिस्तान प्रेम को नहीं भुला पा रहा है। यूएन में तुर्की ने एक बार फिर कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ दिया है। तुर्की ने यूएन के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम में कहा है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। बता दें कि तुर्की पहले भी पाकिस्तान का साथ देता आया है। तुर्की का यह कदम हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि भारत ने NDRF और चिकित्सा की टीमें भेजकर मलबे में फंसे हजारों लोगों को बचाया था। ऑपरेशन दोस्त खत्म होने के बाद भी तुर्की ने आभार जताया था। भारत तुर्की के इस रवैये से पहले ही वाकिफ है। भारत को पता है कि तुर्की इतना जल्दी
भी अपनी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। बता दें कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान अर्मीनिया के खिलाफ एकजुट है। लंबे समय से इनका विवाद भी चल रहा है। ऐसे में भारत अर्मीनिया की मदद करके तुर्की समेत पाकिस्तान और अजरबैजान को बड़ा झटका दे सकता है। अर्मीनिया ने पहले भी भारत के साथ रक्षा सौदा तय किया हुआ है। भारत ने स्वाति हथियार खोज राडार भी अर्मीनिया को दिया था। इसके अलावा भारत अर्मीनिया को विजर तोप और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम भी दे रहा है। भारत आने वाले समय में और भी हथियार अर्मीनिया को दे सकता है। फिलहाल अर्मीनिया की लिस्ट में 155 mm 39 कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम पुणे के कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाई जाने वाली मशीन गन शामिल है। नंबर 6, 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स की खरीदारी के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ करार। रक्षा मंत्रालय के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT के साथ क्रमशः 70 HTT-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद के लिए 9,900 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 3,100 करोड़ रुपए में 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स की खरीदारी के लिए LNT के साथ करार को अंतिम रूप दे दिया है। कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना बुनियादी प्रशिक्षक विमानों की कमी को पूरा करेगा। खरीद में सिमुलेटर सहित संबंधित उपकरण और प्रशिक्षण सहायक शामिल होंगे। HAL अपनी आपूर्ति श्रृंखला में MSME सहित घरेलू निजी उद्योगों को भी शामिल करेगा। कैडेट प्रशिक्षण जहाजों पर मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नौसेना भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने बुनियादी प्रशिक्षण के बाद समुद्र में महिलाओं सहित अधिकारिक कैडेटों के प्रशिक्षण को पूरा करेंगे। साथ ही जहाज राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मित्र देशों के कैडेटों को प्रशिक्षण भी देंगे। जहाजों को संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए, खोज और बचाव के लिए, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है। जहाजों की डिलीवरी 2026 से शुरू होने वाली है। जहाजों को चेन्नई के कोट्टुपुली में LNT शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। यह परियोजना 4.5 साल की अवधि में 22.5 लाख रोजगार सृजित करेगी। इस खरीद में 100 से अधिक MSME में फैले हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने की क्षमता रहेगी। नंबर 5, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैनिक। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी हब के आधिकारिक अकाउंट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्विटर के पोस्ट में कैप्शन में भी दिया गया है कि ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। कुमार पोस्ट में पोस्टिंग से पहले शिवा चौहान को कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। देश की रक्षा के लिए पुरुषों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिला रही हैं और पसीना बहाने में पीछे नहीं है। भारतीय सेना ने महिला डॉक्टर कैप्टन दीक्षा की भी कुछ तस्वीरें जारी की हैं। दीक्षा विशेष बल के सैनिकों के साथ कठोर परीक्षण ले रही हैं। दीक्षा मौजूदा समय में पैरासूट रेजिमेंट, जो कि एक विशेष बल है, बटालियन के साथ एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात। नंबर 4, वायुसेना के लिए डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक डील पर साइन किए हैं। ये डील 667 करोड़ रुपए की है। इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना रूट ट्रांसपोर्ट, रोल और कम्युनिकेशन के लिए कर चुकी है। इसके बाद इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट पायलटों की ट्रेनिंग के लिए भी किया गया है। इन 6 विमानों को ईंधन की बचत और 5 ब्लेड वाले कंपोजिट प्रोपेलर के अपग्रेड के साथ खरीदा जाएगा। इन एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन विमानों का इस्तेमाल पूर्वोत्तर में आधे तैयार और छोटे रनवे तथा भारत के आइलैंड चेन्स में शार्ट हॉल ऑपरेशन में किया जा सकेगा। इस तरह से ऑपरेशन के लिए ये विमान बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। नंबर 3, चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर किया 7.2%। चीन ने अपने रक्षा बजट में जोरदार बढ़ोतरी की है। चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। पिछले साल उसका डिफेंस बजट 7.1% रहा था। इस बार हुई बढ़ोतरी के बाद उसका रक्षा बजट 1.55 ट्रिलियन युआन यानी कि लगभग 224 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चीन के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ड्राफ्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि इसने पिछले साल विकास दर का लक्ष्य महज 5% ही रखा है। चीन ने पिछले साल अपने रक्षा बजट के लिए 1.45 ट्रिलियन युआन निर्धारित किया था। इस साल डिफेंस खर्च बढ़ाकर इसने 1.55 ट्रिलियन युआन कर दिया है। यह लगातार 8वां साल है जब चीन ने अपने सैन्य बजट में सिंगल डिजिट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि अमेरिका दुनिया भर में डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। साल 2023 के लिए अमेरिका का डिफेंस बजट लगभग 816 अरब डॉलर का है। वहीं भारत की बात करें तो डिफेंस बजट चीन की तुलना में सिर्फ 1/3 यानी कि 72.6 अरब डॉलर है। नंबर 2, पहली बार सेना के कमांडरों का 2 वार्षिक सम्मेलन INS विक्रांत पर। पहली बार कमांडरों का सम्मेलन विमान महापोत पर हो रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारतीय नौसेना के इस सम्मेलन का खासा महत्व है। इसमें सेना के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए हैं। पहली बार कमांडरों का 2 वार्षिक सम्मेलन एक विमान वाहक पोत पर आयोजित किया गया है। इसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच समुद्री क्षेत्र में भारत की ओर प्राथमिकता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सोमवार को स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित एक सम्मेलन में भारत
की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा की। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में मौजूदा भू रणनीतिक स्थिति के मद्देनजर सम्मेलन का अपना महत्व और प्रासंगिकता है। सम्मेलन नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य रणनीति स्तर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है। नौसेना ने अपने बयान में कहा कि इस वर्ष कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार यह सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत पर आयोजित हो रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख VR चौधरी भी सम्मेलन में शामिल हुए। नंबर 1, इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इंडियन नेवी ने रविवार यानी कि 5 मार्च को ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया। इस बात की जानकारी नौसेना ने ट्विटर पर ट्वीट करके दी। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मिसाल पेश करते हुए इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का अरब सागर में सफल परीक्षण किया। DRDO द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी सीकर और बूस्टर से लैस ब्रह्मोस मिसाइल में एक सटीक टारगेट को अटैक किया। यह टेस्ट रक्षा क्षेत्र में इंडिया की आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह टेस्टिंग कोलकाता कैटेगरी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत से किया गया है। मिसाइल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस लगातार काम कर रहा है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी, जहाज आदि से लॉन्च किया जा सकता है। देश के समुद्रीय सीमा की रक्षा के उद्देश्य से इस टेस्ट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के युद्धपोत रोधी संस्करण की पिछली टेस्टिंग अप्रैल 2022 में की गई थी। गौरतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन उपलब्ध हैं। ब्रह्मोस के एयर लॉन्च, लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च और सबमरीन लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग की जा चुकी है। ब्रह्मोस की पहली टेस्टिंग वर्ष 2001 में की गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल के विभिन्न संस्करण का विकास तेजी से किया जा रहा है। इन मिसाइल को लैंड, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। 2001 के बाद से अब तक ब्रह्मोस के कई ट्रायल किए जा चुके हैं और ब्रह्मोस मिसाइलों को अपग्रेड भी किया जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण और उपयोग के अतिरिक्त भारत इसका निर्यात भी शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष जून में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इन मिसाइलों को निर्यात करने के लिए फिलीपींस से लगभग 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का एक करार किया था। ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत और मारक क्षमता को देखते हुए फिलीपींस के अलावा अन्य दूसरे देश भी इसकी खरीद में रुचि दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस रूस के NPOM और भारत के DRDO का एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस का एक संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है जो मुख्य रूप से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।